मैं जानना चाहूंगा आपसे अतुल सुभाष के केस के बारे में। अगर मैं उसका लॉयर होता तो मैं उससे कहता कि भाई इतनी अगर एलिमनी मुझे देनी पड़ेगी इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। तो उसकी वाइफ ने हंसते हुए बोला कि ठीक है मर जाऊं। उसके बाद फिर केस का टाइमलाइन क्या बदला लाइमलाइट में आने के बाद? द मदर ऑफ दैट गर्ल एंड दैट गर्ल बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि ना तो पहला अतुल सुभाष है ना आखिरी अतुल सुभाष होगा। रेप केसेस को लेके प्रोसीडिंग क्या है? रेप केस अगर किसी लड़के के अगेंस्ट में फाइल हो जाता है उसकी जिंदगी पूरी खराब है, आप समझ लो। पहले पुलिस एक्सटॉर्शन करती थी इसके बेसिस पे। औरत की कोई छोटी बच्ची है, उस छोटी बच्ची से उसने अपने देवर पे झूठे इल्जाम लगवा दिए। वो नहीं प्रूव हो पाया तो उसका रिपरकर्शन क्या? औरत ही औरत की दुश्मन बनी है आज के टाइम में। कैसे बन गई है? इंसान लगभग इन केसेस में कितना खर्च कर बैठता है? फीस होती 10 लाख रुपए होती है, उनको 10 बार अपील करा दो, हो गई 1 करोड़ रुपए। वाइफ जाती है पुलिस स्टेशन और बोलती है मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। लड़के के पूरे परिवार को जेल में डाल देते थे। लड़के अब डरने लगे शादी से। यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे शो के स्पेशल गेस्ट हैं एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर एडवोकेट मनदीप बैंसला। आज हम बात करेंगे अतुल सुभाष के केस के बारे में। एक ऐसा केस जिसके बारे में आज के वक्त पे हर कोई बात कर रहा है, हर कोई जानना चाहता है। हम बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल स्टार्टिंग से समझेंगे क्या कुछ हुआ इस केस में, क्या डिटेल्स हैं इस केस की और फिलहाल इस केस का स्टेटस क्या है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे डिवोर्स केसेस के बारे में, एलिमनी केसेस के बारे में, मेंटेनेंस केसेस के बारे में, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के बारे में, डाउरी केसेस के बारे में। कुछ ऐसे प्रोमिनेंट केसेस जिनको लेकर आज के वक्त में लोगों के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लोग कंफ्यूज्ड हैं इन चीज़ों को लेकर। तो हम इन सारे केसेस के बारे में डेप्थ में समझेंगे एडवोकेट मनदीप बैंसला से। तो आज का पॉडकास्ट आप सब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बहुत सारे फैक्ट्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है। सो बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो मनदीप जी, वेलकम टू द नमित शो। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ नमित जी, आप कैसे? बस बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सो मनदीप जी, जैसा कि आप एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, तो आज के इस एपिसोड में, आज के इस पॉडकास्ट में मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपसे बात करना चाहूँगा इंडिया के एक ऐसे केस के बारे में जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। सोशल मीडिया पे वो है, हर कोई अपना ओपिनियन दे रहा है उस केस के ऊपर, हर कोई एक सही गलत जजमेंट बना रहा है उस केस को लेकर। तो फ्रॉम अ लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, आई गेस जिनको बेस्ट पता हो सकता है इस केस के बारे में, मैं जानना चाहूँगा आपसे अतुल सुभाष के केस के बारे में, जो अभी हाइलाइट्स में इतना ज़्यादा, कि एग्जैक्टली वो केस क्या है, वो स्टोरी लाइन क्या है और फिलहाल उस केस में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, तो अतुल सुभाष जो भी रिसेंटली सुसाइड कमिट करी उसने जी, एंड वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से उसके वाइफ से, और काफ़ी सारे केसेस जो कि जौनपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, उसमें फाइल थे जी। एंड वो फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करता था और काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और अतुल रह कहाँ रहा था करंटली? अतुल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज इन बैंगलोर जी। ही वाज परसुइंग हिज जॉब, बट ही वाज अ नेटिव ऑफ बिहार। ओके, ही इज राइट। सो बेसिकली उसके मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स थे और उसका डाइवोर्स का मैटर हो गया, चाइल्ड कस्टडी मैटर्स हो गए, मेंटेनेंस मैटर हो गया। सबसे ज़्यादा परेशान जो उसको चीज़ थी वो मेंटेनेंस से बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, उनकी वाइफ उनसे मेंटेनेंस का केस था, जो कि मेंटेनेंस के ऑर्डर उसके अगेंस्ट में हो गए थे एंड काफ़ी एक 30-40,000 के आसपास का अमाउंट बच्चे को दे दिया था। बच्चे के लिए, जो कि वो जस्टिफाई करता रह गई, इतना पैसा बच्चे के लिए कैसे जस्टिफाई होगा, मतलब। दूसरी चीज, उसकी वाइफ ने मेंटेनेंस से मांगा था, लेकिन उसने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया था कि वाइफ वर्किंग है। ऑल्दो उसकी वाइफ ने अपने एफिडेविट पे झूठ बोला था कि वर्किंग नहीं है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। अगर कोर्ट इस चीज़ को कॉग्निजेंस ले लेती और वाइफ के अगेंस्ट में एक्शन लेती तो आज हो सकता है वो जिंदा होता हमारे बीच। अब उसकी वाइफ ने अपने जो इनकम एफिडेविट है, मैं इनकम एफिडेविट बात देता हूँ, कोई भी मेंटेनेंस का केस जब डालती है वाइफ, तो दोनों को, हस्बैंड और वाइफ को, इनकम एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है कोर्ट के सामने। अपने एसेट्स, अपनी लायबिलिटी और अपनी इनकम, सब चीज़ें दिखानी पड़ती है कि मेरी इतनी इनकम है, इतनी लायबिलिटी और मुझे इतना मेंटेनेंस चाहिए। उसकी वाइफ ने, जैसा कि वो क्लेम किया है उसने, उसकी वाइफ ने अपने इनकम एफिडेविट में बोला था कि वो भी वर्किंग नहीं है। ठीक है, जबकि अतुल ने कोर्ट में प्रूव कर दिया था कि वो वर्किंग है और उसको मेंटेनेंस नहीं मिला, केवल बच्चे को मेंटेनेंस मिला था जी, राइट। और उसके अगेंस्ट में फिर ये हाई कोर्ट भी गए थे जी। अब जो पहली सबसे कहानी आती है कि अगर कोई अपने एफिडेविट में कोर्ट के सामने झूठ बोल रहा है तो कोर्ट ने क्या एक्शन लिया। नॉर्मली इस चीज को नेग्लेक्ट कर दिया जाता कोर्ट के द्वारा,
बाहर कोर्ट का जैसे उसने बताया किया, इवन काफ़ी चीज़ों में मैंने दिल्ली में भी देखा ये चीज़। लेकिन एफिडेविट का मतलब क्या होता है? एफिडेविट होता है कोई ओथ करके बोल रहा है कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, कुछ भी मैंने झूठ नहीं बोला है। ऑन ओथ बोलता है तो कोर्ट के पास पूरी पावर है कि उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं अगर उसने झूठ बोला है। तो अगर कोर्ट उसी दिन उसके अगेंस्ट में एक्शन ले लेती वाइफ के अगेंस्ट में कि इसने झूठ कैसे बोला अपने इनकम एफिडेविट में कि काम नहीं कर रही, जबकि प्रूव कर चुका है कि काम कर रही है जी, तो हो सकता है आज वो हमारे बीच जिंदा होता जी। पहली चीज। दूसरी चीज जो उसकी सबसे बड़ी थी, जो उसने वीडियो के थ्रू मतलब एलिगेशंस लगाए हैं एक जो जुडिशियल सिस्टम पे कि उससे पैसे की डिमांड की गई थी, और जो जुडिशियल के वहाँ कोर्ट स्टाफ थे वो सर डेट पे पैसा मांगते थे, उस तरीके से परेशान करते थे, देखते थे कि बड़ी दूर से ट्रैवल करके आता है राइट। तो इन सब चीज़ों के अगेंस्ट में उसके पास एक ऑप्शन तो कंप्लेंट दे सकता था हायर अथॉरिटीज़ को। कोई भी जज अगर आपको परेशान कर रहा है, ये कोर्ट का जुडिशियल स्टाफ है, ये सब चीज़ें, तो एक सबसे अथॉरिटी होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जो होती है डिस्ट्रिक्ट जज, एक उसको कंप्लेंट दे सकते हैं। एक जो हाई कोर्ट है हमारा, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, जो रजिस्ट्रार जुडिशियल जो सारे जुडिशियल अपॉइंटमेंट देखते हैं पूरे स्टेट का, आप उसको कंप्लेंट दे सकते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को दे सकते हैं। अब एक तो ये केस था मेंटेनेंस का, दूसरा उसका डाइवोर्स केस था, और तीसरा उसका शायद कस्टडी का केस चल रहा था जी। सबसे पहली जो सिचुएशन जो फेस कर रहा था, बार बार ट्रैवल करना। अब आप समझो उसकी वो जिस तरीके से उसने बताई कि उसकी वाइफ हाई कोर्ट चली गई, उसने डायरेक्शंस ले लिए कि मेरे केस को जल्दी से खत्म किया जाए जी, ठीक है। अब उस जिसको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना पड़ रहा है, 10 दिन में कोई इंसान बेंगलोर से जौनपुर जा रहा है, फिर जौनपुर से बेंगलोर जा रहा है, किस दिन जज नहीं है, किस दिन हड़ताल है, किस दिन काम नहीं हो पाया, फ्रस्ट्रेट हो गया था वो। और सबसे जो उसका ट्रिगर पॉइंट था, ट्रिगर पॉइंट की जहाँ से उसने आपा खोया, वो था कि जो उसने बोला है कि उसको चैम्बर में उसने जब बोला कि अगर इतना मेंटेनेंस या फिर जो उतनी एलिमनी उन्होंने करोड़ के आसपास एलिमनी मांगी थी, कि इतनी अगर एलिमनी मुझे देनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। तो उसकी वाइफ ने हंसते हुए बोला कि ठीक है मर जाऊं, तो कोर्ट भी हंसने लगी जो जैसा उसने बोला। तो ये उसका ट्रिगर पॉइंट था, वहीं से उसने अपना फिर फेथ जुडिशियल सिस्टम से खो दिया जी। और वही एक पॉइंट के बाद उसने आके सोचा कि भाई अब तो मैं किससे लड़ूंगा, अपोजिट पार्टी से तो लड़ सकता हूँ, कोर्ट से तो नहीं लड़ सकता ना, एटलीस्ट जो एट दी एंड है डिसीजन वही लेगी। फिर उसने सुसाइड कमिट करी। तो जब ये वीडियो लोगों के सामने आया, ये चीज़ लाइट में आई, लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, सोशल मीडिया पे हर जगह लोगों ने पोस्ट डाले, मार्च निकली उसके लिए, कैंडल मार्चेस हुई, लोगों ने पूरी कोशिश करी कि एक न्याय पाया जा सके। तो क्या उसके बाद फिर केस का टाइमलाइन क्या बदला अतुल सुभाष के केस का, ये लाइमलाइट में आने के बाद? देखिए ऐसा है कि जब हस्बैंड की डेथ हो गई है जी, तो वाइफ अब मेंटेनेंस तो क्लेम नहीं कर सकती जी, उसके फादर से तो कर नहीं सकते ऐसा मैटर ऑफ राइट, अनलेस एंड अनटिल कोई जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है उसके अतुल के हिस्से में आय की प्रॉपर्टी है नहीं ले सकती जी। तो केसेस तो सारे इंस्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, डाइवोर्स का भी इंस्ट्रक्चर्स हो गया केस। अब जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है, जो उसने बता के गया कि मैं इन लोगों की वजह से मर रहा हूँ, तो उस पर FIR रजिस्टर हुई है जी, राइट, और उनको अरेस्ट कर लिया गया है जी। बट मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसानी से बाहर आ जाएंगे, स्पेशली द मदर ऑफ दैट गर्ल एंड दैट गर्ल हरसेल्फ। क्योंकि हमारे देश में एक जब वुमेन बेल के लिए अप्लाई करती है तो बहुत ही आराम से चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब उसके बाद ट्रायल चलेगा, अभी तो इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट सबमिट होगी, ट्रायल चलेगा, सालों का केस है, और हो सकता है कि वो एक्विटल भी हो जाए, बरी भी हो जाए। मैं आपको आज बता रहा हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है चीज़ें, बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं, कमेंट्स में रील शेयर कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि एक मैंने इस पे वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था ना तो पहला अतुल सुभाष है ना आखिरी अतुल सुभाष होगा, क्योंकि मेन जड़ हमारे देश के लॉज हैं। लॉज को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर वुमेन मिसयूज करना चाहे तो सबसे अच्छा मिसयूज कर सकती है जी। 3 केसेस डालती है, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, और हमारा एक सेक्शन 12 केस होता है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है हमारा, 2005 में एक्ट आया 2005 में, स्पेशल एक्ट, कि जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं उनको रिलीफ दिया जाए। उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, मॉनिटरी ऑर्डर्स पास हो जाते हैं, और जिसके अगेंस्ट में हुआ है वो पूरे परिवार के अगेंस्ट में डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं कि पूरी परिवार ने उसको परेशान किया है जी। तो 3 केसों का पैकेज आता है एक साथ। हस्बैंड के पास क्या है, डाइवोर्स डाल दो अगर वाइफ परेशान कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि क्रुएलिटी एक जेंडर के बेस पे ही होती है, एक जेंडर के अगेंस्ट में होती है, क्रुएलिटी तो हस्बैंड के अगेंस्ट में हो सकती है। जब आप क्रुएलिटी पे हस्बैंड को डाइवोर्स दे दे तो क्रुएलिटी पे फिर हस्बैंड के पास राइट क्यों नहीं एक्शन लेने का? डाइवोर्स का एक मेन ग्राउंड होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, होता है क्रुएलिटी। आपकी वाइफ ने आपके अगेंस्ट में क्रुएलिटी करी है, उस पे बहुत सारे केसेस में हस्बैंड को डाइवोर्स मिल जाता है, वो क्रुएलिटी प्रूव कर देते हैं। लेकिन
अगर हस्बैंड ने क्रुएल्टी करी है तो वाइफ के पास कितना राइट है? वो डोमेस्टिक वायलेंस में केस फाइल कर देगी, वो 498 जो भी चेंज हो गया है क्रुएल्टी उसमें फाइल कर देगी, उसमें वो सजा तक करा सकती है, कंपनसेशन ले सकती है। ये वाला राइट हस्बैंड के पास क्यों नहीं है? ये तो जेंडर न्यूट्रल नहीं हुआ फिर। तो ये जब तक चेंज नहीं होंगे तो अतुल सुभाष तो आते रहेंगे फिर, और ये सच्चाई है। और ये ना बहुत कॉमनली देखा गया है जब बात आती है स्पेशली डाइवोर्स केसेस की। आपने बहुत सही कहा कि एक जो सबसे पहला वो सेक्शन लगता है डाइवोर्स का हुआ, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक सबसे कॉमन है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या कहा जाता है कि इसने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करी है। और यहाँ तक कि अब ये भी बहुत कॉमन पैटर्न हो गया है कि लड़के की फैमिली वालों ने करी है, लड़के के फादर ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करी है, ब्रदर ने, लड़के की मदर ने, इन सब पे वो केस चलता है। तो वो लड़की इन चीज़ों को प्रूफ कैसे करती है? लाइक एक सबसे बड़ा मेरे, क्योंकि घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, चार दीवारी के बीच में हुआ, तो वो कोर्ट में इस चीज़ को प्रूफ कैसे करती है? प्रूफ करना किसे है? प्रूफ किसे करना है? प्रूफ करते करते 10 साल बीत जाते हैं। परेशान करना मेन मकसद है। प्रूफ नहीं कर पा रही है कोई भी कोर्ट में। 99.99% केसेस में एक्विटल होती है इन केसों में। प्रूफ नहीं कर पाता है कोई भी। मेन जो करना काम होता है, एम होता है, वो होता है परेशान करना, कोर्ट में बुलाना बार बार। 3 केसेस डाल दो, बुलाओ कोर्ट में, मेंटेनेंस भी लो, उनके अगेंस्ट में केसेस भी डालो, उनको जेल भी पहुंचाओ। कई केसेस में तो ये होता है कि पति और पत्नी अकेले रहते हैं, फिर भी माँ, उसके बाप, उसकी बहन, उसका कोई दूसरा रिलेटिव, जीजा, जो सबको लपेट देते हैं केस में, सबके नाम चल रहे हैं। अब कोर्ट तो क्या बोलते हैं कि एलिगेशन लगाए तो ठीक लगाए होंगे, जो ट्रायल का काम है। मैंने कोई केस फाइल किया, लड़की ने केस फाइल किया, फिर दूसरी पार्टी आएगी, वो अपना रिप्लाई फाइल करेगी, एविडेंस शुरू होगा, गवाही शुरू होगी, करते करते सालों बीत जाते हैं। एक्विटल में बता रहा, एक्विटल ही होती है इन केसेस में, या तो सेटल होते हैं, एक्विटल होती है। कन्विक्शन तो आप सोच लीजिए, मैंने तो मेरे करियर में भी अच्छा खासा समय हो गया, मैंने ना के बराबर कन्विक्शन देखे इन केसों में। तो मेन जो मुद्दा है वो परेशान करना, ईगो की लड़ाई है। रोज कहते हैं कि आज, मतलब समझ रहे हो कि आज जैसे कोर्ट से डांट पड़वा दी हस्बैंड को, तो उनके लिए जीत हो जाती है। आज तो मैंने ये कर दिया, वो मेन लड़ाई है। कन्विक्शन नहीं होते इन केसेस। वो मेनली आई गेस वो लोग यूजुअली ये टैगलाइन यूज करते हैं कि अब मैं कोर्ट में दिखाऊंगा या दिखाऊंगी कि क्या होता है। और वो जब आप देखते हो कि वो सामने वाला परेशान हो गया या कोर्ट में आके रो दिया, बस वही चीज है, वो उनको जीत मान लेता है, क्योंकि केस नहीं जीत पाते हैं ये। मेन कहानी जो कुछ सालों की, 4 साल 5 साल जो परेशान कर लेते हैं, उसी के लिए केस डालते हैं लोग। और इसके अंदर अब जैसे आपने कहा मेंटेनेंस का एक केस आता है। अब मेरे को ये बताइए कि जैसे एक लड़की ने लड़के के खिलाफ केस डाला और उसने कहा मेरे को मेंटेनेंस चाहिए इससे, कभी ऐसा हुआ है कि लड़के भी मेंटेनेंस मांग सके कि यार अब तो मैं भी अकेला हो गया हूँ, मेरे को भी कुछ मेंटेनेंस चाहिए, मेरा भी तो देखो, लॉयर दोनों की साइड से केस चल रहा है, दोनों लॉयर्स की फीस भर रहे हैं, लड़के वाले भी अपने वकीलों के खर्चे कर रहे हैं, लड़की वाले भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़के वालों को भी तो होता होगा ना यार, हमारा भी तो। देखो, लड़का मेंटेनेंस मांग सकता है। ओके, अच्छा। सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में लड़का मेंटेनेंस मांग सकता है, पर दिक्कत कहाँ है, उसको ये प्रूफ करने का पड़ेगा कोर्ट में, मेरे पास तो बिल्कुल पैसा है ही नहीं, और उस कंडीशन में वाइफ अर्निंग होनी चाहिए। ओके। तब वो अपनी वाइफ से रहन सहन के लिए पैसे मांग सकता है। ठीक है, और ऐसा नहीं, फाइलिंग हुई भी है ऐसे एप्लीकेशन फाइल, और कुछ केसेस में डायरेक्शंस हुए भी हैं। ओके। लेकिन ये बहुत ही ना के बराबर होते हैं। मेन जो दिक्कत है, जब वाइफ मेंटेनेंस मांगती है, वाइफ को मेंटेनेंस कहाँ का मांग सकती है मैं बताता हूँ कहाँ का। एक तो 125 CRPC मेन प्रोविजन फॉर द मेंटेनेंस। उसके अलावा एक हमारा हो गया डोमेस्टिक वायलेंस में एक एप्लीकेशन जाती है, इंटरिम एप्लीकेशन, ठीक है, उसमें मॉनेटरी रिलीफ मिल जाता है उसको। एक हमारा सेक्शन 24 जो मैंने आपको बताया, दोनों जेंडर में कोई फाइल कर सकता है। 3 जगह मेंटेनेंस मांग सकती है वो जी। अब मेंटेनेंस का मिसयूज कैसे होता है, मैं आपको एक अपने केस से एग्जांपल देके बताता हूँ प्लीज। कि मेरे पास एक केस आया जिसमें कि लड़का लड़की का ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुका है। ओके। और डाइवोर्स का कारण क्या था, डाइवोर्स में क्या प्रूव हुआ कोर्ट में, ये प्रूव हुआ हरियाणा के कोर्ट में कि लड़की ने क्रूएलिटी करी है जी। लड़की विदाउट रीजनेबल कॉज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रीजनेबल कॉज वो छोड़ के चली गई अपने हस्बैंड को, कि मतलब कोई वजह नहीं थी। हाँ, और फिर छोड़ गई। और किसके साथ गई, जिससे वो प्यार करती थी उसके साथ गई। ये भी लिख रहा है किसके साथ, शी अलाउड विद अ बॉय हुम शी वाज हैविंग एन अफेयर, जिसके साथ वो प्यार करके उसके साथ भागी। अब इसका मतलब क्या, तो एडल्ट्री में होगी सब भाई, जिससे प्यार करके भागी, क्या उसके पिकनिक तो करेगी नहीं, एडल्ट्री में करेगी, एडल्ट्री रिलेशंस होंगे उन दोनों के बीच में। तो जब कोई 125 का केस डालता है मेंटेनेंस का, तो उसके अगेंस्ट में हमारे स्टैट्यूट्स में जब ये लॉ बना रहे थे, तो इसके मिसयूज ना हो, तो उसमें 3 कंडीशन दी है। इन 3 कंडीशन में वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा जी। सबसे ये हमारा आता है 125(4).
4 में 3 कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन ये है कि अगर वाइफ विदाउट रीजनेबल कॉज छोड़कर गई है। दूसरी कंडीशन अगर वो एडल्ट्री में है। तीसरी कंडीशन अगर वो वाइफ और हस्बैंड म्यूचुअल कंसेंट से लग रहे हैं। तो इन तीनों कंडीशन में कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा वाइफ को। अब मेरे केस में क्या हुआ कि डाइवर्स हो गया। डाइवर्स हो गया तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं डाल सकती, ना 490 की एफआईआर डाल सकती। उसने दिल्ली में आके अब एक मेंटेनेंस का केस डाल दिया, क्योंकि हमारे देश में जजमेंट्स ये कहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट्स की या फिर सुप्रीम कोर्ट्स की भी, कि डाइवोर्स वाइफ भी अपने पति से मेंटेनेंस ले सकती है। डाइवोर्स वाइफ, सोच रहे तलाक हो गया है, अब तो कोई लेना देना नहीं। हाँ, किस ग्राउंड पे हुआ है कि वो भाग गई किसी ऐसे के साथ जिसे वो प्यार करती थी, बिना किसी कारण के, परेशानी मैंने झेली। अब मेंटेनेंस का केस भी मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट में डल गया। ठीक है, अब मैंने फिर उसमें एक एप्लीकेशन मूव करी 125(4) की, भाई ये मेंटेनेबल नहीं है, बिकॉज कोर्ट में प्रूव हो चुका है। तो उस पे ऑब्जर्वेशन ये आई कोर्ट की तरफ से कि भाई अब तो वाइफ नहीं है ना, और जो सेक्शन 125(4) की लैंग्वेज है, नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड, तो वाइफ ही नहीं है अब ये, तो ये सेक्शन इस पर अप्लाई नहीं होगा। मैं कहा ये बहुत बढ़िया है, मेंटेनेंस देने के लिए तो आप बोल रहे हो कि जो डाइवोर्स वाइफ को भी वाइफ में इंक्लूड कर लो। मेंटेनेंस मना करने के लिए जो ग्राउंड दे रखे उसमें बोलो कि वाइफ नहीं है ये तो डबल मार पड़ेगी हस्बैंड को। मैं कहा ठीक है, अब डिसाइड करो, डिसमिस करो मेरी एप्लीकेशन, मैं हाई कोर्ट चला जाऊंगा। हाई कोर्ट चला गया मैं। हाई कोर्ट ने उस चीज को बोला कि भाई वैलिड है आपकी चीज, तो अभी वहां पे वो पेंडिंग है वो चीज। अब आप सोचो कि मैंने तलाक भी ले लिया, मैं सालों में परेशान भी हो गया, मैंने दूसरी शादी कर लिया, आई एम सेटल्ड समवेयर, आई हैव चिल्ड्रंस, राइट। नाउ दिस केस इज फाइल्ड अगेंस्ट मी, और मैं हैरेसमेंट हो रहा है मेरे साथ, मेरे अगेंस्ट में मेंटेनेंस का ऑर्डर भी पास हो गया कि मेंटेनेंस दो। क्लाइंट बीच में मेरे पास आया था, पहले परेशान था, उसका नहीं हो पा रहा था, देन ही केम टू मी, आई टोल्ड हिम कि भाई ये तो मेंटेनेबल ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो उस हिसाब से मैंने प्रोसीडिंग्स करी, तो अभी इस हिसाब से हमने चीज़ों को दबा दिया है, मतलब कि हाई कोर्ट के डायरेक्शन, तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तब तक नीचे हम चीज़ों को नहीं चलने देंगे। अब सोचो कहाँ तक परेशान है। अब इन सारी चीज़ों को सुन के ना बहुत सारे ऑल्टरनेट क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। स्टार्ट करूंगा इससे कि एक तो हमने बात की मेंटेनेंस की, दूसरा एक यूजुअल डिमांड देखी जाती है जब भी ऐसे डिवोर्स के केसेस आते हैं कि गर्ल्स डिमांड करती हैं कि हमें अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में एक शेयर चाहिए, या हमें एक फेयर, जैसे अतुल के केस में कहा कि कुछ सीआर की कुछ करोड़ की डिमांड हुई, करोड़ की डिमांड। हाँ, तो ये जो डिमांड की जाती है, लड़की कहती है मेरे को प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा चाहिए या मेरे को इतना चाहिए, ये किस बेसिस पे होती है? मतलब डज शी हैव अ राइट कि अगर मान लो उनकी 6 महीने की शादी है और वो नहीं चली, तो क्या उसके पास ये राइट है इतना कुछ भी अमाउंट मांग लेने का, या उसको किस बेसिस पे दे देती है कोर्ट की हाँ तो मैं मिलेगा? देखो, एलिमनी क्या है कि हमारे कानून के हिसाब से वाइफ का अधिकार है एलिमनी। वो इसलिए कहा जाता है कि तलाक के बाद पत्नी का कौन सहारा बनेगा। ठीक है, ये नहीं देखना चाहता कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, वेल टू डू, कर अच्छी जॉब कर सकती है, तो उसे अच्छी जॉब करनी चाहिए। ये सहारा कोर्ट को ये बढ़ावा जब कोर्ट दे देती है कि भाई मेंटेनेंस इतना दिला देता है, एलिमनी इतना दिला देता है, तो माइंड में एक चीज़ आ जाती है काफ़ी कि अगर नौकरी कर भी देते हैं तो छोड़ देते हैं ताकि एलिमनी बहुत अच्छी मिल जाए। अब एलिमनी देने का क्या आधार होता है? दोनों का फाइनेंशियल स्टेटस। जो लड़की थी जिसकी शादी हुई, जब वो शादी के दौरान उसका क्या स्टेटस था, उसने क्या लाइफ एंजॉय की। से फॉर एग्जांपल हस्बैंड करोड़पति आदमी है, लड़की एक गरीब परिवार की है, शादी के बाद वाइफ की जो लाइफ होगी लग्जरी लाइफ हो गई, लंबी गाड़ी, अच्छा घर, नौकर चाकर, सब चीज। शादी से पहले तो नहीं थी ना ऐसी। लेकिन कानून क्या कह रहा है कि वो शादी के दौरान जो उसको जिंदगी दी गई है ना, वो जिंदगी तलाक के बाद भी आप उसको दें, उस हिसाब से दे, जो कि गलत चीज है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, डेफिनेटली है। शादी से पहले उसकी कंडीशन भी देखी जानी चाहिए ना कि क्या कंडीशन थी उसकी। और वो ये भी देखा जाना चाहिए कि क्या वो कैपेबल थी इतने एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए थे। जस्ट बिकॉज 2 दिन की शादी के बाद भी, मैं कह रहा हूँ 1 घंटे की शादी तो भी वह एंटाइटल्ड है। क्या आज शादी हुई और कल डिवोर्स के अप्लाई कर दिया तो भी एंटाइटल्ड है सब चीजों के लिए। तो ये कहानी है दोनों की फाइनेंशियल स्टेटस। अब लड़की छुपाने में थोड़ी कामयाब हो जाती है क्योंकि जॉब नहीं कर रही है, फिर कहीं से कर रही है, तो लड़का तो स्टार्टिंग से अपना बैंक वगैरह मेंटेन करता है, सब चीज़ें, भाई उसको आगे लोन लेने
बहुत सारी चीज़ें करनी है तो छुपाता नहीं है। अब उसको पहले से कोई बता दे कि भाई 4 साल तेरे बाद शादी होगी, उसमें तेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो छुपा के चले भी। जब उसको पता चलता है कि ये सब चीज़ होगी तो देन इट इज़ टू लेट, तो वो कोर्ट से चीज़ों को नहीं कर पाता है। इवन मैं केस में बता दूं, मेंटेनेंस के केस में, कि भाई हम अपनी बैंक स्टेटमेंट कोर्ट के सामने फाइल करते हैं 3 साल की जी। वाइफ को भी करनी पड़ती है। वाइफ कुछ नहीं कर रही, लेकिन वाइफ कमाने लायक है, वाइफ अच्छी पढ़ी लिखी है। कोर्ट उसको नहीं कर रहा है ऑब्जर्व, कि जैसे एक ना रिसेंट केस, वाइफ क्वालिफाइड है, MA BEd है, तो कोर्ट उसको कह रहा है ठीक है लेकिन कमा तो नहीं रही है ना। ऑन दी अदर हैंड आप सपोज करो कि आज के टाइम में अगर आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए सैलरी आ रही है आपकी, और कई बार ऐसा होता है कि सैलरी के अलावा कोई दोस्त हमको अकाउंट में पैसे भेज देता है 10,000 रुपये, कहता है यार कैश दे दे, मैंने कैश दे दिया। उसके अलावा ट्रांजैक्शन होती रहती है। तो कोर्ट जब ऑर्डर पास करती है मेंटेनेंस का, स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या करते हैं, शाम को 4 बजे बैठते हैं, 4 बजे से पहले ऑर्डर प्रोनाउंस करते हैं, सुबह आर्गूमेंट्स हो गए, तो वो ऐसे घुमा के देखते हैं बैंक स्टेटमेंट को। उनको अगर ऊपर नीचे दिखती है, अरे 10,000 कहीं से आ रहे हैं, किसी महीने में 10,000 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, वो उसको भी इनकम में लगा देते हैं आपकी, और वो इनकम को बढ़ा के फिर मेंटेनेंस दे देते हैं। कई केसों में ऐसा हुआ। फिर मैंने बाकी को भी सजेस्ट किया कि जब आप दे रहे हैं अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है, तो उसको जस्टिफाई कर दीजिए, एक चार्ट बना के दे दीजिए, थोड़ी मेहनत लगेगी, दीजिए चार्ट बना के, जस्टिफाई कर दीजिए 10,000 इस महीने में आए, ये यहाँ से आई, मेरी इनकम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से है, कोर्ट हमेशा एक प्री माइंड चला के चलता है कि हाँ देना ही है, देख तो लो बन रहा है नहीं बन रहा है। अब मान लीजिए किसी की, अब जैसे कोई लड़का है जिसकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, कुछ वो है, तो उसमें भी वाइफ अपना हक क्लेम कर सकती है? देखो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अगर वो पार्टीशन हो गई है, से फॉर एग्जांपल कि किसी के दादा के पास 10 बीघे ज़मीन है, ठीक है, 3 बेटे हैं, तीनों की शादी हो गई है, तो कायदे से उसमें 5 हिस्सेदार हुए। कि किसी के पिताजी के पास 10 बीघे से फॉर एग्जांपल, उसके 3 बेटे हैं, तो 5 हिस्सेदार दो टोटल, वो पिताजी, उसकी वाइफ और 3 बेटे, ठीक है। अब वो 5वां हिस्से में से वो क्लेम कर सकती है। अगर पति की डेथ हो जाती है, अच्छा, तो क्लेम कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पति की प्रॉपर्टी में उसका वेस्टेड राइट्स हैं। अगर डिवोर्स केस है, हाँ डिवोर्स केस है, डिवोर्स केस है तो देखो आउट ऑफ एज अ राइट नहीं कर सकती, मेरे को उसमें आधा हिस्सा चाहिए, क्योंकि डाइवोर्स के बाद से तो आपने अपने को अलग कर लिया ना। ओके। लेकिन वो उसके बेसिस पे एलिमनी मांगती है। अच्छा। या तो कहती है कि भाई तेरे पास 2 बीघे जमीन आई है, इसमें से 1 बीघे दे दे एज एलिमनी मुझे, या तो उतना अमाउंट दे दे मुझे। ऐसा राइट प्रॉपर्टी तो नहीं, वो पार्टीशन तो नहीं मांग सकती, क्योंकि वो डाइवोर्स वगैरह डाल दिया, लेकिन एलिमनी का बेस अपना बढ़ा लेते कि मेरे को एलिमनी इसके हिसाब से बढ़ा के चाहिए, कोर्ट को दिखा देते इतने एसेट्स हैं इसके पास। तो इस पूरे माहौल, अगेन लाइक मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे पॉइंट इस वक्त ये नहीं है कि हम किसी जेंडर को गलत बोल रहे हैं, कि हम ये बोल रहे हैं लड़कियां गलत हैं। हमने स्टार्टिंग इससे करी। मैं इस चीज का एक एग्जांपल दूंगा, मैं कभी भी वुमेन के अगेंस्ट में हुई नहीं, ना कभी हो सकता। वुमेन के अगेंस्ट में वुमेन ही आज के टाइम में, ये मैंने एक बहुत पहले भी इसे कही थी, औरत ही औरत की दुश्मन बनी है आज के टाइम में। कैसे बन गई है? अब फेक केसेस तो सारे नहीं होते, मैं कह रहा हूँ 90% फेक केसेस हैं, इवन 95% फेक केसेस है, 5% तो जेन्युइन केसेस है। अब पिस कौन रहा है चक्की में? 5 तो जेन्युइन वाले पिस है ना। 10 साल तक तो उनका भी केस पेंडिंग रहा ना, ठीक है। तो औरत ही औरत की दुश्मन बन रही है। 10 केस में से 1 जेन्युइन आ रहा है, 9 झूठे आ रहे हैं, तो 9 झूठे उसके ऊपर भारी पड़ जा रहे हैं। जो एक लड़की जेन्युइन अपना केस फाइट करना चाह रही है, उसके भी केस में डिले हो रहा है, उसके केस में 10 साल लग रहे हैं, फिर वो भी कोर्ट के चक्कर काट रही है। तो आप किसका फायदा कर रहे हो, किसका बुरा कर रहे हो? पूरी अपनी औरत कम्युनिटी का बुरा कर रहे हो, और किसका कर रहे हो? और इसमें अब जैसे अब मान लीजिए अब कोई नॉर्मल मैरिड एक कपल है, वाइफ जाती है पुलिस स्टेशन और बोलती है मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है और मेरे को कंप्लेंट करनी है, तो पुलिस का एक्शन क्या होता है इस केस में? मतलब इस केस में क्या होता है, देखो पहले हमारा प्रोसेस अलग था। पहले क्या था, सीधा FIR होती थी, लड़के के पूरे परिवार को जेल में डाल देते थे। FIR होते ही? हाँ, पहले होता था। पहले पुलिस एक्सटॉर्शन करती थी इसके बेसिस पे। अगर चीज़ें उनके हिसाब से हो गई तो जेल में नहीं डालेंगी, अगर उनकी मांग पूरी नहीं तो जेल में डाल देती थी। फिर इसके बाद बहुत सारी जजमेंट्स आई। एक फेमस जजमेंट है रमेश कुमार सुप्रीम कोर्ट की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला आप पहले नोटिस देंगे इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का, वो आएंगे, शामिल होंगे, नहीं होते हैं तो आप रीज़न बताएंगे, फिर अरेस्ट करेंगे। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का 41A का नोटिस आता है,
शामिल होती है पार्टी और चार्जशीट बिना अरेस्ट के फाइल होती है और कोर्ट में फिर केस चलता है। अभी का सिनारियो ये है कि बहुत सारे हमारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल बना रखे हैं। हर पुलिस स्टेशन के आसपास CW सेल है। तो जैसे ही मैट्रिमोनियल कोई कंप्लेंट आती है उसको ट्रांसफर कर देते हैं CW सेल में, ये डायरेक्ट CW सेल में जाते हैं, आजकल सब समझदार हैं। वहाँ पे पति को नोटिस किया जाता है पहले कि भाई आपकी वाइफ ने ऐसे आपके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाली, इस दिन आ जाओ। दोनों की बैठ के बात कराई जाती है। पहले कोशिश किया जाता है कि मैटर आपस में सेटल हो जाए, साथ में रहना शुरू कर दें। नहीं हो रहा तो फिर देखते हैं, ठीक है तलाक लेके छुट्टी करो, अपने जो भी डिमांड आपस में करके छुट्टी करो। फिर भी नहीं होता, कई जगह पे वाइफ एडमेंट हो जाती है, मेरे को FIR ही करानी है। तो उस कंडीशन में फिर FIR होती है और पुलिस स्टेशन में चली जाती है फाइल। वहां से फिर वो प्रोसेस है कि वो नोटिस भेजते हैं, इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने का नोटिस होता। अब इसमें एक्सप्लॉयटेशन की जो सबसे बड़ी चीज आती है कि अब तो काफी हद तक न्यूट्रल कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, अरेस्ट वरेस्ट नहीं हो रहे। अब दिमाग कहाँ पे लगा दिया, अब ये लगा दिया कि जैसे से फॉर एग्जांपल कोई उस औरत की कोई छोटी बच्ची है, उस छोटी बच्ची से उसने अपने देवर पे झूठे इल्जाम लगवा दिए केस की सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए। पॉक्सो का मैटर लगवा दिया। पॉक्सो बहुत डेंजरस चीज है। क्या चीज है ये? पॉक्सो है जो प्रिवेंशन ऑफ जो चाइल्ड के अगेंस्ट में वो होते हैं ऑफेंसेस, सेक्सुअल ऑफेंसेस, उनका एक स्पेशल एक्ट है। उस एक्ट में हम जो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में ऑफेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में कार्रवाई सारी चलती है, पुलिस करती है। तो ये बहुत ही सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 490 को बहुत न्यूट्रल कर दिया, अरेस्ट नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सालों केस पेंडिंग है, तो हस्बैंड साइड भी आराम। तो केस की सीरियसनेस का दबाव बढ़ाने के लिए हस्बैंड साइड पे ये झूठे केस भी फाइल हो जाते हैं। तो उसमें ये कि मेरे जैसे चाचा ने उससे आरोप लगवा दिया, मेरे चाचा ने या फिर मेरे उसने इस तरीके से मेरे को यहाँ टच किया, ये सब किया। अब वो तो ट्रायल तो बाद में देखा जाता है, पर ये इतने खतरनाक ऑफेंसेस है, सीधा अरेस्ट होता है इसमें। ठीक है। दूसरी साइड जो वुमेन है वो फिर 377 का आरोप लगा देती है कि मेरे साथ अननेचुरल सेक्स किया मेरे हस्बैंड ने, जो कि अभी बहुत सारे हाई कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि आप हस्बैंड के अगेंस्ट अननेचुरल सेक्स नहीं लगा सकती हैं। ठीक है। तो वही लगा सकते तो क्या करते, जैसे अतुल सुभाष के केस में क्या था कि इसके भाई या फादर के ऊपर आई हैव टू चेक 376 फाइल करवा दी थी। वो क्या है? रेप। ओके। ठीक है। तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाई, वो सब चीज़ें नहीं मिली कुछ चीज़ें। तो ऑफेंस की सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए जितने भी बाकी चीज़ें हैं औरतों के पास, उसका सहारा लिया जा रहा है आज के टाइम में। और अभी मनदीप जी आपने एक बात बोली जो मेरे को बहुत क्लिक करी कि उन्होंने जैसे 376 लगवाया किसी के भी लिए, ससुर या उसके लिए, और वो नहीं मिली। तो क्या कोर्ट ये नहीं करती कि तुमने एक इल्ज़ाम लगाया इतना बड़ा किसी इंसान पर, वो नहीं प्रूव हो पाया, तो उसका रिपरकर्शन क्या? मतलब रिपरकशंस तो देखो, जो दूसरी साइड होती है वो तो अगर उनका एक्विटल हो जाए, बच जाए, तो भगवान के से शुक्रगुजार करते हैं, इससे अच्छा हमारे कुछ चाहिए नहीं। लेकिन कायदा तो कहता है मलेशियस जो प्रोसिक्यूशन हुई है, राइट, पॉक्सो वाले केसेस में भी है एक सेक्शन जिसमें कि अगर आप झूठा कोई केस फाइल कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसमें जो इंटेंट होनी चाहिए वो कोर्ट की होनी चाहिए। और जो पार्टीज है मैं उनको भी कहता हूँ कि अगर आपके अगेंस्ट में झूठा कोई केस फाइल हो रहा है तो आप उसको वहां तक मत छोड़ दीजिए। आप बरी तो हो गए, फिर उस दूसरी पार्टी के अगेंस्ट में आपको एक्शन भी लेने पड़ेंगे। लीजिए सोसाइटी को एग्जाम्पल सेट कीजिए, जो बाकी झूठे केस फाइल करने की सोच रहे हैं उनके अगेंस्ट में भी उनके मन में डर आए कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब तक हम इन झूठे केसेस के लिए लोग कोई रिवर्स में केस नहीं करते एंड फिर उसकी सजा नहीं मिलती, फाइल डिफेमेशन, फाइल मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, इवन क्रिमिनल आप उसमें फाइल कर सकते हैं उनके अगेंस्ट में। ठीक है। और इसमें कोर्ट का भी बहुत बड़ा मेजर रोल होना चाहिए कि कोर्ट में जैसे किसी का केस झूठा साबित हो गया जी, तो उसमें कोर्ट को देखना चाहिए कि अगर केस झूठा है तो कोर्ट को सुओ मोटो भी कोर्ट के पास पावर होती है कि कोर्ट इंक्वायरी इनिशिएट कर सकती है, FIR डायरेक्शन फाइल करने की डायरेक्शन दे सकती है उस व्यक्ति के अगेंस्ट में जिसने झूठी FIR कराई है। और बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा। और इन सारे केसेस में, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे वो मॉलेस्टेशन हो, चाहे वो मतलब कोई भी ऐसा केस हो, चाहे वो आप पे डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दें, कोई भी केस लगाएं, यूजुअली एज अ लॉयर उस केस की लेंथ कितनी होती है? मतलब एक बार ये कोर्ट में गया तो कितना खिंचता है लगभग? मैक्सिमम जानना चाह रहे हैं, मिनिमम जानना चाह रहे हैं? एवरेज तीनों बता दो। चलो देखो, मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10 से 12 साल खिंच सकता है। एवरेज जो है 6-7 साल, 7 से 8 साल एवरेज है। मिनिमम मेरे हिसाब से अगर सब चीज ठीक चलो 3-4 साल में फ्री हो सकते हो आप। तो 4 तो मिनिमम गए एक बार ये डले, आराम से प्यार से 3-4 साल तो आप मानो गए आपके, गए एकदम, उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये केस डलते हैं, जैसे मान लो एवरेज हम लेके चलते हैं 6 साल ये केस चला, और
किसी भी पार्टी की साइड से जो दोनों लॉयर्स होते हैं, ऑफ कोर्स हर हियरिंग पे लॉयर का भी एक्सपेंस होता है, तो इंसान लगभग इन केसेस में कितना खर्च कर बैठता है? कुछ लाखों कर देते हैं, कुछ करोड़ों कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेबिलिटी ऑफ द पार्टीज। से फॉर एग्जांपल कोई अच्छे हाई क्लास लोग हैं, उनके करोड़ों भी खर्च हो जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, बड़े बड़े सीनियर को एंगेज करते हैं, जिनकी एक दिन की हियरिंग फीस होती 10 लाख रुपए होती है। एक हियरिंग की फीस उनको 10 बार अपीयर करा दो, हो गए 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है ना कि अगर दोनों में से कोई एक पार्टी फाइनेंशियली साउंड ज़्यादा है तो केस को वो एक्सप्लॉइट कर सकती है, बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लॉइट कर सकती है। दूसरी पार्टी को आप समझ लो कि बहुत बढ़िया तरीके से परेशान कर सकती है अगर एक पार्टी पैसे वाली है, और बहुत केसों में ऐसा होता भी है। क्योंकि वो तो कहेंगे कि हम हायर कोर्ट में जाते हैं, महंगे लॉयर्स करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दे आर वेल ऑफ, और दूसरी पार्टी रगड़ी जाएगी। बिल्कुल, दूसरी पार्टी कहाँ जाएगी, वो अपना है तो अपने हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से अपना लॉयर चुनेगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं दिक्कत आई जाती है। देखो ऐसा नहीं कि मैं कॉम्पिटेंस में किसी को बोल रहा हूँ, लेकिन एक एक्सपीरियंस है, कोई सीनियर एडवोकेट है भाई, वो अलग है फिर वो चीज़, और कोई नया है तो अलग वो चीज़ है उसकी है। तो मतलब चलो एक बार के लिए नाम तो गया, बदनामी तो हुई, हरासमेंट एक वो सोशल लेवल पे तो हुई, लेकिन फाइनेंशियल भी इंसान बुरी तरीके से बिल्कुल हुई। अब आप ये बताओ कि मेंटेनेंस का केस में अगर मेंटेनेंस नहीं पे कर पा रहा है इंसान, ठीक है, रिसेंटली अभी हाँ किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में था मैं, मेंटेनेंस का केस था, तो मैं थोड़ा लेट तक बैठा था, 30,000 की बात कर रहा हूँ, लेट तक बैठा था, तो कि मेरा केस में जो ऑर्डर था लेट होने वाला था, तो आई वाज देयर। तो मैं देख रहा था 2 बजे उस कोर्ट में जेल से लोगों को लाया जा रहा था, 7-8 लोगों को लाया गया। वो कौन थे? वो हस्बैंड्स थे, वो हस्बैंड थे जो पेमेंट नहीं कर पा रहे मेंटेनेंस का, उनको जेल भेज दिया जाता है 125 के अंदर कि तुम गरीब हो, ये भी तुम्हारी गलती है कि तुम मेंटेनेंस नहीं दे सकते। अब वो नहीं पे कर पा रहा है, सब कर पा रहा है, उसको जेल भेज दिया जाता है। 1 महीने की सजा होती है, 1 महीने के लिए 1-1 महीना एक्सटेंड होता रहता है, फिर उनका 6-6, 7-7, 1-1 साल का लोग जेल काट कहते हैं कि वो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं अपनी वाइफ को। और वाइफ वहीं पे अगर दूसरे के साथ एडल्ट्री में है, वो अप्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या तो आप जासूस लगा कुछ करो, और कोर्ट भी कहती है एडल्ट्री भी ऐसा नहीं एक बार की एडल्ट्री आपने प्रूव कर दी, इट हैज टू बी कंटिन्यूस एडल्ट्री, कंटिन्यूस एडल्ट्री होनी चाहिए। एक बार की एडल्ट्री को नहीं मानूंगी मैं एडल्ट्री, मैं नहीं कंटिन्यूस प्रूफ दो मुझे आप कि चल रही है। हाँ चल रहा है काफी लंबे टाइम से, एक बार गलती से हो गया उसको नहीं मानेंगे एडल्ट्री। जो कि सामने वाले के लिए तो वही लाइफ चेंजिंग चीज है कि यार एक बार भी हुआ तो हुआ ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब इन सारी चीज़ों के बाद आप रोज कोर्ट जाते हैं, आप इतने लोगों से मिलते हैं, क्या लड़के अब डरने लगे हैं शादी से? क्योंकि सोशल मीडिया पे तो बहुत हवा बन गई है कि भाई शादी करना बहुत रिस्की काम है आज के वक्त में। तो क्या 2 चीज़ें हैं जो मैं कहता हूँ, एक तो शादी बहुत सोच समझ के और एक सही एज पे करो। 20-21 साल 22 साल उठा के अब शादी कर ली तो आप समझ भी नहीं पा रहे हो चीज़ों को। अगर आपकी शादी खराब हुई, आप केसेस के कॉन्सिक्वेंसेस को भी नहीं समझ पाओगे। तो शादी को थोड़ा समय दिया जाना चाहिए दोनों साइड से। और पहले एक ट्रेंड था ना कि लड़की के वाले, जो लड़की के घर वाले होते थे, देखते थे कि लड़के की कमाई कितनी है, लड़का क्या जॉब करता है, लड़की की सरकारी जॉब हो। मैं कहता हूँ आज लड़के वाले देखेंगे लड़की की सरकारी जॉब हो। लड़की की सरकारी जॉब होने से फायदा क्या है, लड़की जॉब नहीं छोड़ पाएगी, कम से कम जॉब छोड़ेगी भी तो उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा, मेंटेनेंस से तो बचोगे। और मेंटेनेंस ही मारता है केसेस में, मैं बता रहा हूँ। अगर मेंटेनेंस से बच गए आप, अगर लड़की की सरकारी जॉब मेंटेनेंस से बच गए, आप केसों को बहुत प्यार से हैंडल कर लोगे, लड़ लोगे। और मैं कहता हूँ हो सकता है केस भी नहीं डलेंगे उस सिचुएशन में, म्यूचुअल डाइवोर्स हो गया, बच जाओगे। मतलब कहीं ना कहीं एक टाइम पे लोग कहते थे हमें तो हाउस वाइफ चाहिए, नॉन ना आज गवर्नमेंट जॉब वाली वाइफ लो आप, अगर आपको बचना है केसेस से तो। ये बिल्कुल ट्रेंड बदल गया एक बार लड़का। क्योंकि मैं उस सिनेरियो को कंपेयर कर पाता हूँ ना। अगर लड़की की गवर्नमेंट जॉब है, वो छुपा नहीं सकती अपनी इनकम। वो इनकम अपनी नौकरी भी नहीं छोड़ेगी, भाई गवर्नमेंट जॉब आसानी से नहीं मिलती। तो मेरे क्लाइंट के लिए फायदा है फिर। मैं तो दिखा सकता हूँ ना चीज़ों को, मेंटेनेंस तो नहीं दूंगा भाई मैं इसको कि सरकारी नौकरी है। और लड़ लो केस मेरिट पे जितना लड़ना चाहते हो। अब इन सब के बाद एक ये तो डेफिनेटली केसेस हुए। अब एक चीज़ आती है दिमाग में, जब हम रेप केसेस की बात करते हैं, अगेन एक बहुत सीरियस ऑफेंस आ जाता है। अब जब बात आती है रेप केस की कि रेप किया है जी, जब निर्भया हुआ था बैक कई सालों पहले, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए थे लड़कियों के लिए कि एक बार कंप्लेंट हुई तो इस वक्त आज की डेट में रेप केसेस को लेके प्रोसीडिंग क्या है? अगर एक लड़की जाके पुलिस स्टेशन में बोल दे कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है उसके बाद? इनिशियली उसकी कंप्लेंट ली जाएगी और FIR दर्ज की जाएगी जी।
FIR दर्ज करने के बाद जो सेकंड स्टेज होती है जिसके अगेंस्ट में आरोप लगे उसको कॉन्टैक्ट किया जाएगा और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में 90% केस में अरेस्ट कर लेते हैं उसको सीधा अरेस्ट कर लेते रेप केस में। हैं बिल्कुल। ठीक है। और रेप केस का हमारे समाज में मजाक कैसे बना दिया है, मतलब मैं उन विक्टिम के लिए सोचता हूँ, उन विक्टिम के लिए बुरा लगता है जिनके अगेंस्ट में सच में हुआ ये चीज़। मुझे इसलिए बुरा लगता है कि हमारे देश में आज के टाइम में मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, मैं कह रहा हूँ 90% केसेस सारे फॉल्स है रेप केस। ओके। सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं? एक नया हमारा सेक्शन ऐड हुआ है भारतीय न्याय संहिता में, BNS में, वो है सेक्शन 69। ओके। वो ये कहता है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करता है, ये उसको वादा करके मैं आपसे शादी करूंगा, और बाद में शादी नहीं करता है तो उस लड़के को 10 साल की सजा है। पहले ये जो IPC में इसको होता था, अभी BNS में हो गया, उसको रेप ट्रीट किया जाता, लेकिन अभी इसमें ये तो क्लियर बोलते हैं इट विल नॉट अमाउंट टू रेप, बट इसके अगेंस्ट में 10 साल की सजा होगी। अब इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज, जो सबसे ज़्यादा रेप केसेस फाइल हो रहे हैं इसी के बेस पे हो रहे हैं। पर इस वाले क्योंकि मैंने भी चीज सुनी थी, पर मेरे दिमाग में एक फिर क्वेश्चन आया कि यार लड़की कह रही है इसने मेरे से वादा किया था। अरे भाई वो वादा कब किया था? प्रूफ कैसे करोगी कि इसने मेरे से वादा किया है? फिर वही कहानी आ गई, प्रूफ करने के लिए तो कोर्ट में सालों धक्के खाओ ना। इनिशियली तो FIR होगी, इनिशियल तो लड़का अरेस्ट हो गया, इनिशियल तो उसकी जिंदगी खराब हो गई ना। प्रूफ कितने केसेस में होता है? कुछ नहीं होता है प्रूफ, मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं हो पाता प्रूफ कोर्ट में। बरी ही होते हैं, एक्विटल ही होते हैं, लेकिन उस समय जो लड़का 3-4 से 4 साल जेल में रह के आ गया, सोसाइटी समाज ने उसके ऊपर धब्बा लगा दिया, उसकी कहीं से शादी नहीं होगी, उसको कहीं से नौकरी नहीं मिलेगी, उसकी ज़िंदगी तो हो गई खराब। इतना टाइम उसने जेल में काट लिया, जेल में उसके साथ कौन लोग मिले क्या नहीं मिले, तो बन जाएगा क्रिमिनल वो तो। फिर वो तो ये तो कानून ही एक तरीके से फोर्स कर रहे हैं कि किसी को क्रिमिनल बना दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा मिसयूज़ ये, और अगेन मैं कहता हूँ ये उन लोगों के साथ इनजस्टिस है जिनके साथ सच में ऐसा कुछ होता है। तो उसमें सेम अगेंस्ट वही है कि औरत ही फिर औरत के अगेंस्ट में काम कर रही है, कि जो रियल विक्टिम्स है उनको भी फिर 10-10 साल में जाकर न्याय मिलता है, क्योंकि केसेस इतने बढ़ गए। सेक्शन 69 में आप कुछ नहीं करना, सिंपल से जाकर एप्लीकेशन दे दी, मेरे को शादी का वादा किया था, यहाँ पर लेके गया, इस किसी होटल में लेके गया, मेरे को बोला शादी करूँगा, रिलेशन स्टैब्लिश किए और हो गया। अगर ये नहीं होते, कोई नॉर्मल जो रेप केस फाइल होते हैं उसमें कैसा झूठा केसेस आते हैं, ये केसेस आते हैं कि हम एक दूसरे से मिले, वी वेंट टू सम होटल, इसने मुझे कुछ पीने को दिया। ये मैं कह रहा हूँ इतने हज़ारों FIR की कहानी, सेम कहानी, कुछ पीने को दिया, उसमें कुछ नशीला था, मेरे को अचानक से मैं बेहोश हो गई, अगले दिन होश आए, फिर मुझे पता लगे मेरे साथ गलत, जबकि सब कुछ होता कंसेंट के साथ ही था, लेकिन फिर कुछ चीज़ आपस में बिगड़ी तो ऐसे आरोप लग जाते हैं। अगेन ही है फिर उन लोगों के साथ इनजस्टिस जिनके साथ सच में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और उसके साथ तो है जिसके अगेंस्ट में फॉल्स केस, रेप केस अगर किसी लड़के के अगेंस्ट में फाइल हो जाता है उसकी ज़िंदगी पूरी ख़राब है, आप समझ लो। FIR में नाम भी आ गया ना, उसकी ज़िंदगी ख़राब है, उसको सोसाइटी से तो बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो आप समझो उसकी ज़िंदगी क्या है फिर, उसकी ज़िंदगी कुछ नहीं है, फिर उसको बहुत लड़ाई लड़नी पड़ती है अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। और इस दौरान में समाज में तो कोई उसको बैठाने के लिए साथ में तैयार नहीं होता। तो ये कहानी है, तो वो भी सेम सिचुएशन जैसे सेक्शन 69 है, इसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होगा। जब आया था मैंने तब भी इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि सबसे ज़्यादा मिसयूज़ वाला सेक्शन होगा, और इसमें एटलीस्ट कुछ ना कुछ चीज़ें पहले रखनी चाहिए थी कि इतना अगर स्टैब्लिश होना चाहिए कि कोई कुछ ना कुछ प्रूफ दिखाना चाहिए, कोई मैसेज दिखाना चाहिए कि शादी का वादा यहाँ देखो, यहाँ मेरे को मैसेज कर रखा है। ऐसा अगर कोई जेन्युइन है तो करो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जहाँ कोई प्रूफ नहीं तो उसमें पुलिस को भी एहतियात बरतनी चाहिए, और कोर्ट को भी सोचना चाहिए, और हमारे कानून बनाने वालों को भी सोचना चाहिए कि कितना मिसयूज़ हो सकता है इस चीज़ का, और हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, आप कोई पुलिस वाला आपका जानने वाला, हम तो बहुत पुलिस वालों से मिलते रहते हैं, हम तो कोर्ट में रहते हैं, पर इतने केसेस आ रहे हैं ऐसे, आप सोच नहीं सकते। अब यहाँ पे एक फिर मेरा क्वेश्चन है कि क्या लड़के भी रेप केसेस फाइल करते हैं जाके कि मेरे साथ रेप हुआ है, लड़की ने मेरे साथ रेप? लड़कों को कोई राइट नहीं है जी, लड़कों के पास कोई राइट नहीं। सेम चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में उठी थी जब इन कानूनों पर बहस चल रही थी, जो हैदराबाद के वो हैं MP उन्होंने उठाई थी, ओवैसी जो है उन्होंने बोला था कि उस लड़के के अगेंस्ट भी तो रेप हो सकता है, लड़के के अगेंस्ट क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उसके अगेंस्ट में होता है तो वो कहाँ करे सब चीज़ों, कहाँ कंप्लेंट करे? अगर कोई लड़की मोलेस्ट कर दे किसी लड़के को, कहाँ कंप्लेंट है? कोई कंप्रोविजन नहीं है। उसको तो ये बोला जाता है अरे तुम्हें किसी लड़की ने छेड़ दिया, तुम्हारे तो, अरे इससे तो अच्छा क्या होगा तुम्हारे लिए, तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुम्हें किसी लड़की ने छेड़ दिया।
कंप्लेंट तो कहीं नहीं हो सकती उसकी, कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं ले सकते आप उसके अगेंस्ट में। लेने जाओ, झूठी कंप्लेंट डाल देगी कि नहीं मैंने नहीं, इसने किया था, इसने किया, अब हो गए सफर। और जो आपके अकॉर्डिंग एक रेप केस की आज के वक्त हमारी कंट्री में लेंथ क्या होती है फ्रॉम फाइलिंग टू एक डिसीजन आने में? देखो ऐसा है कि FIR हुई, अरेस्ट वगैरह करते हैं, फिर ये लोग चार्जशीट सबमिट करते हैं। कुछ केसों में 3 महीने हो जाते हैं, कुछ में 6 महीने, कुछ में 7-8 महीने लग जाते हैं। चार्जशीट फाइल हुई, कोर्ट में फिर गया, कोर्ट में मैटर होता है, फिर कॉग्निजेंस ली जाती है, चार्जेस फ्रेम होते हैं, ठीक है, तो उसमें ही निकल जाते हैं 1.5-2 साल। कॉग्निजेंस लेने में, चार्जेस फ्रेम होने में 1.5-2 साल निकल जाते हैं। फिर एविडेंस शुरू होता है। एविडेंस उन लोगों के होते हैं जो कि वो लड़की जो FIR कराती है वो एक विटनेस बताती है कि ये लोग मेरे गवाह हैं, और उसके अलावा 7-8 पुलिस वाले होते हैं जो अरेस्ट करता है, जो शिनाख्त करता है, जो सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो सब। तो इनके एविडेंस होने में 3 से 4 साल निकल जाते हैं, गवाही होने में। फिर दूसरी तरफ से जो एक्यूज अगर वो गवाही करवाना चाहता है, नॉर्मली नहीं करवाते हैं, वो करवाना चाहते तो 1 साल उसका निकल सकता है। मोटा मोटा मानो आप 5 से 6 साल आराम से। और उसके बाद अगर ये प्रूव हो गया कि लड़की ने गलत कंप्लेंट करी थी और ऐसा था ही नहीं, तो भाई उसमें लेने को एक्शन ले सकता है लड़का कि मेरे अगेंस्ट में झूठा डाला था, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। नॉर्मली नहीं लेते, नॉर्मली सोचते हैं केस से बरी हो गया, वही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। मतलब लड़कों के केस में ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि वो केस हट गया ना, वही बहुत बड़ी हाँ, चीज़ उनके है। उससे ऊपर रिलीफ नहीं है, मतलब इससे ऊपर रिलीफ क्या चाहिए कि उनके ऊपर से जो केस था उससे बरी हो गए, उसके बाद वो सोच ही नहीं पाते हैं कुछ, क्योंकि तलवार तो लटक रही होती है ना, सज़ा तो 1-2 साल की नहीं है ना, आप सालों के लिए अंदर जाते हो। रेप केस की स्टैंडर्ड सज़ा क्या है? आजीवन, किसी में 10 साल से शुरू हो रही है, आजीवन तक जारी है, और कुछ जो एक्सट्रीम केसेस हैं जैसे निर्भय वाला तो उसमें फांसी है, सब चीज़ें। तो जो आजीवन होता है बेसिकली एक कोर्ट के जो आपको लाइफ टाइम की सेंटेंस होता है, अनटिल यू डाई हो जाती है वो, उसमें क्लैरिफाई करता है कोर्ट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल 20 साल है, जिसमें कोई नहीं होता टिल, जिसमें लिखा था टिल द लास्ट ब्रेथ, पूरी जिंदगी के लिए भी होता है वो। तो उसमें कोर्ट क्लैरिफाई कर देता 20 साल है या फिर पूरी जिंदगी है, वो कोर्ट की जजमेंट में क्लैरिफाई होता है वो। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं देखो, फिर चलो अगर हम रेप ना कहें कि ये भी हो सकता है आप अपनी किसी फ्रेंड के साथ पार्टी वगैरह में गए और आप लोगों ने वहाँ पे, ठीक है कई बार यूजुअली लोग पार्टी के बाद मेकआउट वगैरह कर लेते हैं, क्या गर्ल उसमें भी कर सकती है? तो ये सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ से आ रहे हैं नॉर्मली, और इसके अलावा जो 69 के अलावा जो बाकी केसेस आ रहे हैं, वो केसेस आ रहे हैं जो आपके ऐप है, डेटिंग ऐप्स है। डेटिंग ऐप से आप मिले, नॉर्मली किसी क्लब में जाके बैठोगे, आपने ड्रिंक करी, दोनों ने कहा अच्छा लेट्स गो टू सम प्लेस, लेट्स हैव सम फन, ये सब चीज़ें करी, गई होटल में, फिजिकल आपका रिलेशन स्टैब्लिश हुए, अगले दिन लड़की कह रही तुमने मेरे साथ गलत कर दिया, बट कंसेंट तो दोनों की थी। वो एक स्कैंडल है, पूरा का पूरा ग्रुप है, गैंग है, जो नॉर्मली एक गुड़गांव एरिया में भी एक एक्सपोज हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाली भी उसमें आई थी कि वो पूरा बहुत सारी लेडीज़ मिलके, गैंग मिलके ऐसे लोगों को डेटिंग ऐप से बुलाते थे, फिर अगले दिन रेप केस फाइल करते थे, झूठी की धमकी देते थे, 3-4 लाख रुपए एक्सटॉर्ट करते थे, नहीं अगर देता था तो FIR करा देते थे, ठीक है। अगेन वो चीज़ है कि प्रूफ करने में इट विल गो ईयर्स लग जाएंगे आपको कि आप निर्दोष हो। हाँ, उस पोजीशन पे क्या अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऐसा कोई लड़की बोल रही है कि जो कल रात को हुआ वो कंसेंशुअल नहीं था, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए बोल रही है मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, अभी के अभी दे रहे हो तो ओके, नहीं तो अभी मैं कर रही हूँ पुलिस को कॉल, मैं कराऊंगी रेप की आपके ऊपर FIR। उस कंडीशन में आप ज़मीन बेचोगे, कुछ भी करोगे, 3 लाख रुपए लाकर उसको दे दोगे। नॉर्मली केसेस में कर दे भाई, कौन झेले सब चीज़ें। सबसे बड़ी डरने वाली बात है कि यार पहले तुम लोगों ने दोनों ने अपनी रजामंदी से चीज़ की, बाद में उसका दिमाग फिर गया तो तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। मैं इसके थोड़े उपाय बता देता हूँ आपको। डेटिंग ऐप पे जा रहे हो, ठीक है, मैं तो कहूँ कि डेटिंग ऐप पे जाने से, डेटिंग ऐप से मिलने से पहले एक अच्छे से कन्वर्सेशन आप कर लो, नो दैट पर्सन बेटर कि क्या है, एंड सारी पॉसिबिलिटीज आप सारी चैट पे ले लो। देखो भाई सिंपल सी चीज़ है, मैं कहता हूँ हम क्लब में जा रहे हैं, क्लब में जाने के बाद हो सकता है हम दोनों का अगर मन करे वी कैन गो टू होटल, वी कैन हैव फिजिकल रिलेशन, वी कैन एस्टैब्लिश फिजिकल रिलेशनशिप। अगर वो लड़की मना कर रही है या आप सोच रहे हो यार इतना कौन ही बोलेगा, तो मत करो ना, फिर जेल जाने से तो अच्छा है जाओ मत। हाँ कर दे तो बेस्ट है, यू हैव प्रूफ कि भाई पहले से बात हो रही थी, पहले से सारी चीजें हो चुकी हैं, कहाँ कैसे करोगे, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब सब डेटिंग ऐप पे गई वहां से सब चीजें रात को लो जी एग्रीमेंट साइन कर दो पहले,
कंसेंट का कि आप कंसेंट देती हो कि हम फिजिकल इंटरेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, कल को ऐसी कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे ऊपर केस फाइल नहीं करोगी, सब चीज़ें कंसेंट का, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप चैट में सब चीज़ें कर लो, कल को प्रूव तो कर दोगे कि भाई कंसेंशुअल था, ऑलरेडी प्लान था। और कहीं ना कहीं चलो ये डेटिंग ऐप वाली तो चीज़ अलग हो गई, बट मैंने पीछे सुना था ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, 1-2 साल का रिलेशनशिप है, अब रिलेशनशिप में तो ऑफ कोर्स शादी वाला आता है, जब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 2 साल रिलेशनशिप में हो गए तो एक लंबा रिलेशनशिप हो गया। हाँ। उसमें फिर अगर लड़का छोड़ना चाहता है और लड़की नहीं चाहती, तो लड़की हमेशा ये बोलेगी, अगर वो वेलवर्स होगी, उसे किसी ने बता दिया होगा कि भाई अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तो तुम्हारे केस में फायर कर दूंगी, तुमने मुझे यूज किया, शादी का वादा किया। अगर शादी का वादा पूरे रिलेशनशिप में किया भी नहीं है कहीं से कहीं तक, ये तय था पहले कैजुअल है सब चीजें, तो उसमें भी एक चीज, अगर लिव इन, जैसे बहुत से लोग लिव इन में रहना है, लिव इन रिलेशनशिप में, तो उसका भी एक एग्रीमेंट बन जाता है। और बाय चांस चलो ये तो अगर लड़का मुकर जाए और शादी के लिए मना करे तो लड़की के पास सेक्शन 69 है, बट अगर लड़की पलट जाए एक टाइम तक रिलेशनशिप में रहने का, लड़की क्या नहीं करनी मेरे को शादी, तो लड़के के पास ऑप्शन है देवदास बनने का, उसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बैठे दोस्तों के साथ ड्रिंक श्रिंक ले, अपना देवदास बने और कुमार सानू के गाने सुने जिंदगी में, अरिजीत सिंह को तो अपना दोस्त बना ले, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है जिंदगी में। वो किसी के पास नहीं जा सकता कि मेरा वादा तोड़ दिया, मेरे को यूज कर लिया। नहीं, आप लड़के हो, यही आपकी गलती है बस। क्या सच में एक्चुअली में ऐसा है आज की जुरिस्डिक्शन में इंडिया में कि आप लड़के हो यही आपकी गलती है? भाई जैसा चल रहा है तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं कहोगे? लड़के आपकी गलती है, आपको हर चीज़ का प्रूफ रखना चाहिए। भाई अगर शादी का खुला भी कर दिया है, प्रॉमिस भी कर दिया, रिटर्न नहीं कर रही, उसकी मर्जी है, उसमें ही कह देंगे। मैक्स टू मैक्स क्या करोगे? अगर आपने उसके लिए कुछ खरीदा है, वो करा है, सब चीज़ें, तो आप एक सिविल सूट छोटी सी डाल लो इंजंक्शन की, कि मेरे को डैमेजेस चाहिए इससे, इसने मेरा इतना नुकसान करा दिया, मैंने जैसे कि वो टेंट हाउस बुक कर दिया था, मैंने घर बुक कर दिया, फलाना निकालो। क्रिमिनल एक्शन आप नहीं ले सकते उसके अगेंस्ट में, कुछ नहीं कर सकते क्रिमिनल में आप। लड़के बेसिकली कुछ नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे शादी है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है। देवदास बनने के लिए और कोई ऑप्शन है नहीं। या तो बॉडी बना लो जिम जाके, वो वाला पढ़ाई लिखाई करके IAS वाईएस बन जाओ, बेस्ट ऑप्शन है देखो। ठीक है, और तो कुछ नहीं। बाकी तो फिर हाथ जोड़ के दूर ही रहो, और शराफत से जितना मतलब, क्योंकि आप कहीं भी आपके पास ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि आई गेस यहाँ पे सबसे बड़ा हार्म ये आता है लड़कों के केसेस में, खास करके मैं लड़कियों के भी केस में कहता हूँ जहाँ उनके साथ गलत हो रहा है, कि यार चलो एक बार के लिए ये सब तो हुआ, पर जो एक सोशल बदनामी होती है ना आपकी, जो आपके पेरेंट्स को घसीटा जाता है, जो आपको, आपकी फैमिली को, जो एक सोसाइटी आपके लिए जजमेंट बना लेती है, वो सबसे ज़्यादा मार देती है, सबसे बुरा है। देखो, और लड़के में कई मेजोरिटी मैंने बहुत देखा, लड़के सुसाइड कर लेते हैं जब ऐसा कुछ होता है, कि मेरे को एक लड़की ऐसे ब्लैकमेल कर रही थी, सब चीज़ें कर रही थी, तब भी उन लड़कियों के अगेंस्ट में कार्रवाई करना बहुत मुश्किल टास्क है। FIR हो जाती, लेकिन क्या होता, कुछ नहीं होता, क्विटल ही हो जाती है नॉर्मली उन चीज़ों में। अब जिसके बेटे के अगेंस्ट में ऐसे कोई लग गया, उसका परिवार घर से बाहर निकलने में 100 बार सोचता है। हर कोई सोचता है कि अरे इसका लड़का जेल में है, इसके लड़के ने काम किया है, पहले से प्रिजम्पशन बना लेते हैं कि हाँ किया ही होगा, प्रूव हुआ या नहीं हुआ, किया ही होगा। वो लड़कों के केस में वो वैसे नॉर्मल एक लॉ की सेइंग है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट इन बॉयज केसेस, इन सच केसेस इट इज यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। सो दिस इज द सिचुएशन। और अब जैसे इन्हीं केसेस में एक और बहुत प्रेवलेंट केस है, जो कि बेसिकली होता है कि जब डाउरी का केस, कि यूजुअली लड़कों पे डाउरी का केस आता है कि जी इन्होंने तो हमसे ये डिमांड करी, वो डिमांड करी, तो हम दहेज का वो लगा रहे हैं, उसमें क्या प्रोविजन है लड़के वालों के पास? लड़के बचाओ अपना क्या कर सकते हैं भाई? मैं कहता हूँ आज के टाइम में बहुत सारे लोग बिना दहेज के शादी करते हैं। हाँ, कि हमने तो कुछ नहीं किया, और फिर भी उन पे केस हो गया कि इन्होंने मांग की थी। भाई अखबार में छपवा दो, ओके, अखबार में छपवा दो कि हाँ मैंने जी 1 रुपए की शादी करी है, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दो। कल को ये डॉक्यूमेंट आप अपने कोर्ट में तो प्रूव कर सकते हो कि भाई उस टाइम अखबार में पब्लिकेशन लगवाई थी कि हमने इतना अच्छा कर रहे हैं, दहेज बंद ले रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं। अखबार में छपवा दो, सब चीज़ें कर दो, क्योंकि जो प्रीनप एग्रीमेंट है, सब चीज़ें वो इंडिया में लीगल नहीं है अभी तक। जो हम पहले ही तय कर लेते हैं शादी के बाद आपका इतना है, फलाना इतना, आप ये कर नहीं करोगे, वो कर, वो सब इंडिया में तक वैलिड नहीं, क्योंकि इंडिया के लॉज उस तरीके से उसको अडेप्ट कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली आई गेस ये एक अच्छा वे आउट है कि तुम शादी होते ही पहले ये कर दो कि भाई, शादी के टाइम में जैसे शादी हो रही कि भाई फलाने लड़के ने इस दिन शादी हुई, इन दोनों की शादी हुई, इस परिवार से हुई, इन्होंने बिना किसी दहेज के एक समाज को अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो सब किया, मैंने कहा उसको कटिंग काट के रख लो, उस दिन का पूरा न्यूज़पेपर रख लो। कल को कुछ होता था, ठीक है भाई मैंने तो दहेज वैसे लिया नहीं था बिल्कुल भी, अब तो केस तो बनेगा। हाँ, अगर ऐसा कुछ गलत था, मैंने दिया था, तो आपने इसके अगेंस्ट में कुछ किया ना, क्यों नहीं? अगर मैं झूठी खबर छपवा रहा था तो
ये एक अच्छा way एटलीस्ट है। इट विल सपोर्ट यू इन योर केस, इट विल क्रिएट अ डाउट इन द अपोजिट पार्टीज केस। और अब तो ये भी एक ट्रेंड में चल रहा है कि जैसे कि दहेज नहीं लिया तो एलिमनी क्यों दे, हाँ 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 हाँ, ये ठीक एक है? बहुत ही प्रोमिनेंट कि डिस्कशन। दहेज नहीं लिया मैंने शादी में, मैंने शादी 1 रुपए से करी, मैंने सारा खर्चा खुद किया, तो मैं एलिमनी क्यों दूं? पर हमारा कानून कहता है दहेज लिया हो ना लिया हो, लिया है तो देखो वैसे फंसोगे, वहां तुम्हें कानून पे लेगा, और नहीं लिया है तो भी तुम एलिमनी दोगे, एलिमनी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि तुमने दहेज लिया है या नहीं लिया है। मतलब तुम कटना तो है ही है, चाहे छुरी सेब पे गिरे या सेब छुरी पे गिरे, कटेगा तो सेब ही उसके अंदर। बिल्कुल। तो अब इन सारी, और सेब भी नहीं है, पपीता है, बड़ी आसानी से कट जाता है ना। सेब तो फिर भी थोड़ा हो सकता है इधर लग के बच जाए, पपीता एकदम अंदर ही जाता है चाकू। गिरा तो गया तो गया। गया। तो अब इन ऐसी चीज़ों में फिर आपको क्या लगता है कि क्या हमारी गवर्नमेंट अब कुछ प्लान कर रही है कि लड़कों की ऐसे फॉल्स एलिगेशंस ना लगाए जाए, इन फॉल्स एलिगेशंस को रोकने के लिए कुछ? भाई कुछ कोई प्लान नहीं कर रही गवर्नमेंट अभी आराम से सब चीज़ें बैठी है। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ, मैंने एक वीडियो के जरिए भी कहा था, मैं इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जब पॉलिटिशियन आपके दरवाजे पे वोट मांगने आता है, वही लोग हैं जो पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं, लॉ को बनाते हैं। पानी बिजली के अलावा ये भी मुद्दे हैं कि इस देश में मेन के पास राइट्स नहीं हैं, मेन के अगेंस्ट में भी क्रुएलिटी होती है, मेन के पास भी एक राइट होना चाहिए कि वो भी क्रुएलिटी का केस डाल सके। हम ये नहीं बोल रहे वुमेन के राइट छीन लो, आप मेन को भी राइट दे दो, आप लेट्स प्ले इक्वल। मैं भी अपने फैक्ट्स लिख सकता हूँ, मुझे क्रुएलिटी के बेसिस पे डाइवोर्स और उनको क्रुएलिटी के बेसिस पे आप सजा भी दिलवा देते हो दूसरी पार्टीज को। तो ये स्टैंडर्ड क्यों है? मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन टुडे सिनारियो, तो मेन को भी राइट दिया जाए। जो आपके लिए ऐसी बातें करे वोट दो उसे, पार्लियामेंट में भेजो उसे। जैसे कि आप एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस लड़ते हैं। अब चाहे लॉयर हो चाहे जज हो, इतने केसेस देख लिए, इतने लोगों से मिल लिए, या मैं कहता हूँ एक अच्छा पुलिस वाला भी हो जिसके पास FIR हो रही है, आप सबके पास जब भी कोई पार्टीज आती हैं, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप लोग को पता होता होगा कि यार कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। कहीं ना कहीं वो जज भी जानते हैं, वो लॉयर भी जानते हैं, हर कोई जानते हैं कि जो केस चल रहा है या ये जो केस दिया जा रहा है, इसमें कौन सही है कौन गलत है, चाहे कोई कुछ भी बोले। बट फिर वहाँ पे एक्चुअली में क्या वो कानून अंधा है वाली पॉलिसी आ जाती है कि अब देखो क्या है कि कोई भी आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना चाहता। कुछ केसों में अगर दिख रहा है कि लड़की गलत है, ये जानबूझ के नौकरी भी छोड़ के बैठी है जी, मेंटेनेंस भी इस तरीके से ले रही है, हो सकता है अपनी इनकम भी छुपा रही है, उसमें वो फिर सच्ची बात है आंखों पे पट्टी बांध ली जाती है। उसमें फिर ऐसे ऑर्डर पास कर दिए जाते हैं क्योंकि मैं अलग से ऐसी चीज़ क्यों करूँ, आउट ऑफ द वे जाके क्यों चीज़ करूँ। ठीक है, तो उसमें कहते हैं कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो फिर उस चीज़ में। तो कहीं ना कहीं सबको पता होता है, एक पॉइंट पे तो आके पता चल जाता है देखो कि क्या है। और लॉयर्स को तो पता ही होता है, हमें तो पता पार्टी सच ही बोलती है हमसे, जैसे वकील और डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें तो पार्टी सच ही बोलती है। तो एक तो कहते हैं ना कि फेमस है कि दोनों साइड के लॉयर्स को तो पता होता है सब कहते हैं। तो ट्रायल केस ट्रायल पे नहीं होता, जज ट्रायल पे होता है, इट इज द जज हु इज ऑन ट्रायल, राइट। तो जज को भी एक टाइम पे जाके पता चल जाता है इस केस में क्या है। लेकिन फिर वही चीज़ आती है कि ट्रांसफ़र भी हो जाते हैं एक 1.5 साल में। केस चल रहा है 5 साल, आपके केस में 6 जज बदल गए। कितना समझ पाएगा जज केस को? लोअर तो कहना गलत होगा, जो हमारी नीचे जुडिशरी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की जुडिशरी है, ट्रांसफ़र फ्रीक्वेंट्स होते हैं, 1.5 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है देखो नॉर्मली। तो किसी जज ने पूरा केस समझ लिया, लेकिन फिर उसका ट्रांसफ़र हो गया, वो दूसरा जज आया, अब उसको उतना समझाओ आप, वो कितना समझ पाया। फिर तीसरा कोई जज आया, डिसीजन कोई और दे रहा है जो 4 दिन पहले ही आया। तो ये कहानी है। और एक इसमें क्वेश्चन आता है कि मान लो एक डोमेस्टिक कोई केस है, मैरिटल इशू का केस है, डिवोर्स का केस है, कोई भी ऐसा केस है। अब लड़की अपने पेरेंट्स के यहाँ पे किसी और स्टेट में, लड़का है किसी और स्टेट में, तो केस कहाँ लड़ा जाए? क्योंकि अतुल सुभाष के केस में भी देखा गया कि अतुल को बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा था। तो ये कोर्ट जहाँ पे केस लड़ा जाएगा वो कैसे डिसाइड होती है? देखो डाइवोर्स केस जो फाइल करना होता है उसके 3 बेसिस होते हैं जी। पहला बेसिस जहाँ पे शादी हुई है जी, प्लेस ऑफ मैरिज। दूसरा बेसिस जहाँ पे लास्ट रिजाइडेड मैट्रिमोनियल हाउस है, ओके, जहाँ आप आखिरी बार साथ में रहे हो। जी। तीसरा
अगर आप पति हैं, आप केस फाइल कर रहे हैं, तो आपकी पत्नी का रह रही है, और अगर पत्नी कर रही है वो तो वहीं कर सकती है। यहां भी उसके पास एज है, ठीक है जी। और कई केसेस में पति वहां पे, जैसे लास्ट रिजाइडेड प्लेस मैट्रिमोनियल हाउस, उसका पति का घर हो गया, वो अपने वहां के हिसाब से फाइल कर देता है डाइवोर्स केस। फॉर एग्जाम्पल, ताकि लोगों को बेटर समझ में आए, लड़का रहता है दिल्ली में, लड़की रहती है मुंबई में, तो कैसे साथ में ये दिल्ली में रहे, लड़के के साथ शादी भी दिल्ली में हुई, शादी में दिल्ली में, तो लड़के ने दिल्ली में केस डाल दिया, लड़की चली गई मुंबई अपने घर पे, तो दिल्ली में केस डालते, लड़की फिर जाती है सुप्रीम कोर्ट, लड़की कहती है मुझे ट्रांसफर पिटिशन डालती है, मुझे मेरे डाइवोर्स केस को मुंबई पर कर दो। 3-4 ग्राउंड में बेसिकली बनाते, तो इतना ट्रैवल लड़की नहीं ट्रैवल कर पाएगी, और लड़की है दूसरी चीज, ये एक अलग हमारे यहाँ लड़की है। हाँ, ये लिटरली आपको बता रहा हूँ कि लड़की है दूसरी चीज। तीसरी चीज कि जैसे उसको लगता है कि अगर केस पहले फाइल कर दिया हस्बैंड ने डाइवोर्स केस, तो वो साइमल्टेनियसली 2-3 केस फाइल कर देती है, 125 डोमेस्टिक वायलेंस 498, कहती 3 केस ऑलरेडी पेंडिंग है जी, वैसे भी आना है उसको, भारी जस्ट करने के लिए मामला, वैसे भी आना है उसको। तो इस बेसिस पे मेजोरिटी के 99.99% के ट्रांसफर हो जाते हैं कि अब लड़के को ही मुंबई जाना पड़ेगा। हो जाते हैं 99.99% केसेस, मैं एकदम डेटा के साथ आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे भी लेवरेज गर्ल्स के पास है कि वो अपनी रिजाइडिंग सीट, मेन प्रैक्टिस सुप्रीम कोर्ट की तो मैं बता रहा हूँ डेली बेसिस पे। हाँ ठीक है, पिटिशनर वाइफ है, ओके, कहाँ से कहाँ, ओहो ट्रैवल इतना है, ओके, डिस्टेंस इतना है, ओके ठीक है, कोई केसेस फाइल कर रखे हैं, ओके ठीक है, ट्रांसफर। एक मौका जरूर देते हैं, हस्बैंड आओ, वकील करो, पैसा खर्च करो, ट्रांसफर तो हम कर देंगे। चाहे तुम करो चाहे तुम ना करो, होना ही में वही है। इतने जो मैंने आपको आंकड़ा बताया होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन कुछ केसेस में, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली बताया, जिसमें एक हस्बैंड जो कि 5,000 करोड़ के आसपास की उसकी कैपिटल थी, उसने पुरानी वाइफ को 500 करोड़ रुपए दिए, वाइफ सुप्रीम कोर्ट आई कि केस ट्रांसफर कर दो। तो नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट में जब ट्रांसफर पिटिशंस आती है, तो कोर्ट का ये रहता है, आप मीडिएशन चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट मीडिएशन, आपस में बैठ के बात कर लो, एक सेटलमेंट कर लो, म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आ जाओ, सब चीज़ें। तो उसमें एक चांसेस होते हैं कि ट्रांसफर पिटिशन जब सुप्रीम कोर्ट आती है, तो हस्बैंड के पास एक चांस होता है कि सुप्रीम कोर्ट में वो सेटल हो जाए मीडिएशन में जाके, क्योंकि अच्छे जो सीनियर मीडिएटर्स बैठे होते हैं वहाँ पे, वो भाई तुम्हें साथ रहना है तो इस कंडीशंस हो गई, नहीं रहना तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कहते बीच पे किसी अमाउंट पे और ख़त्म करते हैं। ना देना तो तुम्हें पड़ेगा ही लड़के को, बेटा तो अब शादी अगर लड़की उस टाइम ये मतलब दिखा दी नहीं कि हमारे सब चीज़ें कर रही हूँ, तो देना तो पड़ेगा। वो इसलिए सरकारी नौकरी वाली लड़की, बिल्कुल, लड़की की आप माँ बाप को बोलो हमें नहीं फर्क पड़ता, खूबसूरत है क्या है फलाना ठिकाना, नहीं, लड़की की सरकारी नौकरी होनी चाहिए। हम भी सुखी, आप भी सुखी रहोगे बाद में, कल को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसके अलावा हमने आज, क्योंकि ना मैं चाह रहा हूँ कि हम इसी टॉपिक पे इस पॉडकास्ट में स्टिक करें, ताकि इसकी ना एक वो बन पाए उस सीरियसनेस को। तो आपके अकॉर्डिंग और क्या लड़कों के पास ऑप्शंस हैं या सेफ पॉइंट्स हैं जिनको कर सकते हैं, ताकि ऐसे केसेस में वो खुद को सेफ गार्ड कर सके, अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली को कर सकें? सबसे पहली चीज़, लोग कहते हैं कि शादी के बाद घर वालों के साथ रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जब तक आपकी शादी थोड़ा स्टेबल नहीं हो रही है, फिर स्टार्टिंग के आप अलग रहो। कारण है, कल कोई कह सकते हो कि अगर लड़के के पेरेंट्स साथ में नहीं रहे हैं, तो लड़की एलिगेशन नहीं लगा सकती पेरेंट्स पे। लगाएगी भी तो आपके पास अच्छा चांस है, कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देती है। पेरेंट्स नहीं, पूरे केस में पेरेंट्स तो फंसने से बच गए फिर आपके। और शादी अच्छी चल रही, सब ओके है, तो आप देख लो सब चीज़ों को, सारी शादियाँ तो खराब नहीं होती, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक तो शादी की एज बहुत जल्दी ना हो, ठीक है, जिससे मैच्योरिटी रहे दोनों में। और वर्किंग, अगर सरकारी नहीं है तो वर्किंग तो होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। कल को एक तो क्या होता है कि दोनों को बीच में जो मेजॉरिटी केसेस देखते हैं, तो ये देखते हैं कि अगर लड़की कुछ नहीं कर रही है तो ज़्यादा परेशानी है, उससे लड़ाई के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। और एक होता है कि शादी में तुरंत ही आपको बच्चे कर लेने चाहिए जिससे शादी अच्छी होगी, गलत धारणा है बिल्कुल। बच्चों का मेंटेनेंस देना पड़ेगा फिर आपको। मतलब हर चीज को ना एक उस पॉइंट से जरूर देख कर चलो कि अब जब मैं कह रहा हूँ इतना हो गया है, अब इतनी हमारी नवंबर दिसंबर में इतनी शादियां हुई, हाँ,
ठीक है, एक तो मीम चल रहे थे कि भाई वकीलों की तो मौज आने वाली है। हम नहीं चाहते थे कि भाई किसका घर टूटे, कौन वकील चाहता है किसका घर टूटे। तो जब आप सारी चीज़ें कर लेते हैं, अपने मन बना लेते हैं, तब हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो वकीलों को तो वैसे ही बदनाम कर देते हैं। तो 3-4-5 चीज़ें ध्यान रखो, और देखो जो चीज़ें होनी होती तो फिर हो जाती हैं, फिर तो आप कितनी प्रिकॉशंस कर लो। और आई गेस डरे नहीं, अपना केस लड़े। हाँ, लड़े। देखो जैसे अतुल सुभाष के केस में भी था, अगर मैं उसका लॉयर होता तो मैं उससे कहता कि भाई समय पहले ही बता देता, सारा इतना समय लगता है। पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को कि भाई पूरा सिनेरियो कि इतना समय लगता है, ये पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। कोई भी झूठा एश्योरेंस मैं कभी क्लाइंट को नहीं देता हूँ कि भाई ये सारे हो सकते हैं, ये होगा तो मैसेज आ सकती है, होगा तो मैसेज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर जब उसका इनकम एफिडेविट में झूठी उसने अपनी डिटेल्स दी थी, वो जॉब नहीं करती है, तो एक 340 की एप्लीकेशन मूव होती है जो उसमें झूठ बोला है, कोर्ट के सामने पर्चरी करी है, उसके कंटेम्प्ट की फाइल करो, कोर्ट के सामने झूठ बोला है, वैसी प्रोसीडिंग्स आप इनिशिएट कर सकते हो। तो आपको भी केस के दौरान ही काफ़ी सारी चीज़ें, अगर पत्नी झूठ बोल रही है, प्रूफ कर दिया, करो सब चीज़ें। और केस के जो इनिशियल स्टेज होती है ना 1-2 साल, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है हस्बैंड के लिए। इनिशियली 1 साल बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आपने वो कोप अप कर लिया अच्छे से, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग कर लिया, तो फिर केस में तो हमें पता कुछ नहीं है, साबित क्या होना वो भी हमें पता है। तो फिर दूसरी पार्टी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, और चीज़ें या तो सेटल हो जाती हैं आपस में, या फिर हम जीत जाते हैं। तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होता, पुराने ज़माने में तो ये होता था कि भाई दूर दूर तक खबर सुनते थे, भाई किसी की रिश्तेदारी में ऐसे के साथ हो गया। आजकल तो आप टिप्स पे गिन सकते हो, आप भी खुद ध्यान कर लो, आपके किसी को रिलेटिव के साथ ऐसा हो रहा होगा, सबको पता है, इट्स वेरी कॉमन दिस डेज। तो इससे कोई प्रेशर या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लोग अक्सर अपनी उस इज्जत पे ले लेते हैं कि यार अभी हो गया तो कि समाज में क्या होगा। नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हो गया, अब ठीक है, केसेस से लड़ा जाएगा, कंटेस्ट किया जाएगा अच्छे से, कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू सो मच मनदीप जी, आपने अपना इतना टाइम दिया। हमने एक शायद ना लोगों के मन में ना अब शादी को लेके बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो बहुत डाउट्स आते हैं। तो हमने हर उस वो डर काफ़ी है सच में, तो हर उस कोर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की आज के इस पॉडकास्ट में। डेफिनेटली आज की थीम यही थी, ऐसे केसेस पे बातचीत करना। आगे ज़रूर आपके साथ कुछ और एपिसोड्स बनाएंगे जहाँ हम एक अलग टाइप ऑफ केसेस और एक अलग सेक्टर ऑफ जुडिशरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द नमित शो। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच नमित, थैंक यू।